हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर्टिकल 351 में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हिंदी साहित्य विषय की तैयारी कराती हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की, जो कि यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। तो आज मैं यूजीसी नेट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व करा रही हूँ। और इसके पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेके 26 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज मैं 27 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं। 1, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। 2, यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है। 3, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। 4, यह अभिव्यंजना में यह अभिधामूलक है। तो रीतिमुक्त कविताओं की विशेषता है, रीतिकालीन काव्य जो है वो 3 तरीके का है रीतिकाल का। एक रीतिबद्ध, एक रीतिसिद्ध और तीसरा है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त कवि कौन कौन से हैं? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सब क्या हैं? रीतिमुक्त कवि हैं। और रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहला नंबर जो दिया गया है, आंतरिक अनुभूतियों का यह काव्य है, ये सही है। फिर यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है, ये भी सही है। और तीसरा, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, ये कथन भी सही है। लेकिन जो चौथा कथन दिया गया है ये गलत है। तो ए नंबर का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन, ये भी कूट आधारित क्वेश्चन है। किंसुक पुंज से फूल रहे सु, लगी उर दो जू वियोग तिहारे। मातो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज यो डारत मारे। वह अभिलाषणी पात निपात, कढ़े ही सूल उसासन डारे। हे पतझार संत दुह घन आनंद, एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त किए गए हैं? ये पूछा गया है कि उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्यय या उक्ति सादृश्यता। तो इन पंक्तियों में उक्ति सादृश्यता नहीं है। इसके अलावा तीनों जो चीज़ें हैं, उक्ति वैचित्र्य है, उक्ति चमत्कार है और उक्ति विपर्यय है। घनानंद की जो रचनाएं हैं उनमें उक्ति वैचित्र्य, विपर्यय और चमत्कार देखा जाता है, लेकिन सादृश्यता देखने को नहीं मिलती। तो 1, 2 और 3 जो है बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, मीरा के पदों में मुख्य है। 1, अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्यानुभूति। 3, आत्मसमर्पण। 4, भगवत विरह की पीड़ा से उत्कट अभिव्यक्ति। तो इसमें भी कूट चयन करने हैं। तो मीरा के पदों में कोई भी रहस्यानुभूति नहीं है, ये देखने को नहीं मिलती, तो इसको काट देंगे। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो भी जिनमें दिया गया है वो नहीं होगा। तो 1, 2 और ये डी, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, तो जो बचा है वही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भाव विह्वलता तो मीरा में देखने को मिलती ही है। उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में मान लिया था, पूरी और तरह से समर्पित हो गई थी, अपने ससुराल वालों को उन्होंने छोड़ दिया था। और भागवत विरह, क्योंकि कृष्ण की वो भक्त थी, तो भागवत विरह तो उनमें थी ही। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कूट चयन करने हैं। 1, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। 2, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। 3, खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। 4, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है।
तो ये तो एकदम रेडिकल हो गया कि बिल्कुल नहीं है, तो चौथा नंबर तो ऐसे ही काट दीजिए। इसके अलावा जो बाकी बचे हैं उन पे विचार किया जा सकता है कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, तो पहला तो हो सकता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की क्षेत्र में तो बोली जाती है ये, और सौरसेनी अपभ्रंश से तो इसका उद्भव हुआ ही है। तो 1, 2 और 3 कहाँ हैं? सी नंबर ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा 30 का सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? 1, कामाध्यात्म की समस्या, 2, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, 3, युद्ध दर्शन, 4, सुधारवाद। तो रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में कामाध्यात्म है, उर्वशी जो उनका काव्य है उसमें कामाध्यात्म की समस्या है। फिर भारत चीन युद्ध का भी वर्णन इनकी रचना में मिलता है, और युद्ध दर्शन तो है ही, जैसे रश्मि रथी देख लीजिए उसमें युद्ध का दर्शन मिलता है। लेकिन इन्होंने सुधारवाद पे कोई विशेष रचना नहीं लिखी है, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? 1, आत्मचेतस, 2, विचार कविता, 3, बावरा अहेरी, 4, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो आत्मचेतस अज्ञेय की रचना है, बावरा अहेरी भी है, और जापानी लोक कथा में इन्होंने लिखा है। तो 1, 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन 1, 3 और 4, 2 तो कट गया है, ये इनकी रचना नहीं है। तो 1, 3 और 4 जो है ये डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों का पात्र है? 1, लहना सिंह, 2, पंडित बुद्धिराम, 3, अमीना, 4, सुनंदा। तो लहना सिंह जो है वो तो उसने कहा था कहानी में है, जो कि 12 साल का लड़का होता है, फिर वो लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो वो वाला जो है वो लहना सिंह होता है। तो जो उसने कहा था कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो ये तो नहीं हो सकता। पंडित बुद्धिराम ये है बूढ़ी काकी कहानी जो है प्रेमचंद की, उसका पात्र है। अमीना हामिद वाली कहानी जो है उसका है। ईदगाह यानी कि कहानी जो प्रेमचंद ने लिखी है उससे है। और सुनंदा जो है वो जैनेन्द्र की कहानी जो है पत्नी, उससे लिया गया है, तो 4 नहीं हो सकता। तो 2 और 3 जो हैं ये हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, फिर से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र पूछे गए हैं। 1, कृष्णचंद्र, 2, सोफिया, 3, हरिप्रसन्न, 4, गजाधर। तो जो कृष्णचंद हैं और ये गजाधर हैं ये सेवा सदन के पात्र हैं, और सेवा सदन प्रेमचंद ने लिखा है। तो 1 और 4 तो हो गए। फिर सोफिया जो है ये इनका पात्र नहीं है, नहीं, सोफिया इनका पात्र है, ये रंगभूमि में है, रंगभूमि का पात्र है। और हरिप्रसन्न जो है ये जैनेन्द्र की कहानी है सुनीता, उसका पात्र है, तो 3 नंबर नहीं होगा। 3 नंबर के अलावा 1, 2 और 4, 1, 2, 4 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं? 1, आलोक पर्व, 2, माटी हो गई सोना, 3, विचार और वितर्क, 4, कुछ उथले कुछ गहरे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 1, आलोक पर्व जो कि 1972 में लिखा था, और विचार और वितर्क जो कि 1957 का है। तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन माटी हो गई सोना जो है और कुछ उथले कुछ गहरे ये नहीं है। माटी हो गई सोना किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है,
और कुछ उथले कुछ गहरे ये इंद्रनाथ मदान की है। तो 1 और 3 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह आलोक पर्व और विचार वितर्क हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं तो पूछा गया है, कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? 1 अपने अपने पिंजड़े, 2 मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, 3 मेरी पत्नी और भेड़िया, 4 गर्दिश के दिन। तो अपने अपने पिंजड़े जो है ये मोहनदास नैमिषारण्य की है, तो ये दलित आत्मकथा है। और 3 देखा जाए तो मेरी पत्नी और भेड़िया जो है ये डॉक्टर धर्मवीर की है, तो ये 1 और 3 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन जो दिया गया है 1 और 3 ये सही हो जाएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये जो है राजेंद्र यादव की आत्मकथा संग्रह है। और गर्दिश के दिन जो है ये कमलेश्वर ने लिखी है। इसमें लगभग 12 रचनाकारों की आत्मकथा संकलित है गर्दिश के दिन में। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? तो नंबर 1 दिया है 1 मदाम बॉवरी, फिर 2 नंबर दिया है जॉन लॉक, 3 नंबर दिया है सैमुअल पी हंटिंगटन, 4 नंबर दिया है क्लॉड लेवी स्ट्रास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा मैडम बॉवरी। 1 मिनट, मैडम बॉवरी जो हैं ये 1 और जॉन लॉक ये 2। 1 और 2 का संबंध जो है यथार्थवाद से है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया पेज। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ हो गई है, मैं बोल देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? 1 डिक्टेटर दिया है, 2 संग्राम, 3 बड़े खिलाड़ी, 4 प्रेम की वेदी। तो जो संग्राम और प्रेम की वेदी है यही प्रेमचंद के नाटक हैं। 1, 2 और 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएं। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? 1 साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, 2 साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, 3 साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, 4 साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर सही है कि साधारणीकरण आलंबनत्व का धर्म होता है और इसमें भोजकत्व का व्यापार जो है वो अनिवार्य है। तो 2 और 3 जो है सी नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। साधारणीकरण के बारे में बता दूं तो ये भट्ट नायक ने दिया था। साधारणीकरण क्या होता है कि जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, किसी लेखक ने कोई रचना लिखी है तो वो साधारण जनता के ऊपर एकदम उनको ऐसा लगे पढ़ के कि ये तो मेरे ही लिए लिखी गई है, कि रिलेटेबल हो जाए, एकदम उनमें आत्मसात हो जाए, इसको कहते हैं साधारणीकरण। और साधारणीकरण की को व्यवस्थित ढंग से प्रतिस्थापित किया था अभिनव गुप्त ने, लेकिन इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? भट्ट नायक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से मोती के बूंद, उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? इसमें कूट चयन करने हैं। 1 इसमें अलंकार ध्वनि है, 2 इसमें रस ध्वनि का उदाहरण है, 3 इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, 4 यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है।
तो इसका सही आंसर जो होगा, देखिए, मोती से आंसू के बूंद। तो इसमें मोती से आंसू में उपमा अलंकार आ जाता है, तो इसमें अलंकार ध्वनि है। फिर इसको पढ़ के ये रस का आस्वादन हो रहा है, तो रस ध्वनि भी है। और लेकिन तिरस्कृत वाच्य ध्वनि ये नहीं है, ये पढ़ के नहीं लग रहा है, किसी भी काव्य को पढ़ के ऐसा नहीं लगता है। और चौथा ऑप्शन जो है, या लक्षण लक्षणा पर आधारित है, तो आधारित है, तो ये सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए आयोग ने गलत कर दिया था। इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4 सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ए ऑप्शन दिया है चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग बांसुरी। तो इसकी एक ट्रिक है, ऑप्शन देखने के बजाय हम वो देख लेते हैं। हचम, तो इसकी ट्रिक है, फिर से मैं लिखती हूँ। हचम, पम, चित्र, ज्ञान, हचम, पम, चित्र, ज्ञान, हय्य। ये सूफी ट्रिक है, सूफी रचनाओं की ट्रिक है। तो हा से हंस जवाहिर हंसाइत हा से हंसावली, चा से चंदायन, माँ से मृगावती, पा से पद्मावत, माँ से मधुमालती, चित्र से चित्रावली, ज्ञान से ज्ञानदीप, हा से हंस जवाहिर, ई से इंद्रावती, आ से अनुराग बांसुरी। तो अब इसमें देख लें, अनुराग बांसुरी सबसे आखिरी में आएगी, आ सबसे आखिरी में है यहाँ पे, तो आ सबसे आखिरी में आएगा। तो अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। तो सी ऑप्शन तो काट दीजिए ऐसे ही पहले। फिर देखिए मृगावती, हचम, पम, हचम तीसरे नंबर पे, मृगावती आ गई है, तो मृगावती सबसे पहले हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। मृगावती, चित्रावली, चंदायन, नहीं, चंदायन, चा पहले, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। हचम, पम, चित्र, तो हंसावली, हंसावली दिया नहीं गया है। चंदायन दिया है, चंदायन सबसे पहले डी में है। फिर मृगावती, मृगावती आ गया। फिर चित्र और अनुराग बांसुरी सबसे आखिरी में, हय्ये में। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर 42 नंबर देखते हैं। जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही क्रम पूछा गया है। इसकी भी ट्रिक है। रकन, लाल, दमसू। तो रा से रैदास, का से कबीर, ना से नानक, ला से लाल, लालदास, दा से दादू दयाल, मा से मलूकदास, सा से सुंदरदास। तो इसमें सबसे पहले रकन, ना से नानक सबसे पहले नानक, लेकिन सुंदरदास सबसे आखिरी में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। बी ऑप्शन में सबसे पहले नानक दिए हैं। फिर दमसू, दादू, मलूक, सुंदर, ये दमसू से आ गया, दादू, मलूकदास और सुंदरदास। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसकी ट्रिक मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। रकन, लाल, दमसू, रा से रैदास, का से कबीर, ना से नानक, लाल से लालदास, दा से
ला से लालदास, दा से दादू दयाल, मा से मलूक दास, सु से सुंदर दास। आई होप आपको समझ आ गई होगी ट्रिक भी अच्छे से। तो बी ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा, 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीतिकाल के ग्रंथकार जो हैं इनका अनुक्रम लगाना है। तो सूरत मिश्र, देव, भूषण, जसवंत। तो सूरत मिश्र आखिरी में आते हैं तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। भूषण सबसे पहले आते हैं तो भूषण, जसवंत, देव, सूरत। भूषण, देव, सूरत, जसवंत, इन दोनों में से देखा जा सकता है कि कौन सा होगा। बाकी के जो देव हैं वो भी सबसे पहले नहीं आएंगे, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, भूषण, जसवंत, देव और सूरत मिश्र, तो बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। भूषण जैसे देव की सूरत, भूषण जैसे देव की सूरत, ये ट्रिक मैंने बनाई थी, तो इससे आप याद कर सकते हैं, भूषण जैसे देव की सूरत। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ये सब द्विवेदी युग के कवि हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है। 5 से 6 बार सेम टू सेम, मतलब कि श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और गया प्रसाद शुक्ल, इन्हीं का सेम टू सेम ऑप्शन और सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, तो श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी। जो पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। इसकी ट्रिक है श्री अयोध्या, गए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के गए और राम, इस तरीके से ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश मिश्र। $45 नंबर क्वेश्चन इज कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा, इनमें से पूछा गया है। तो उर्वशी जो है वो 1961 में लिखी गई है। कनुप्रिया जो है वो 1959 की है और कामायनी जो है वो 1935 में लिखी गई है। यशोधरा 1932 की है। तो सबसे पहले यशोधरा आ जाएगी, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन काट, डी ऑप्शन काट दीजिए। तो यशोधरा, फिर उसके बाद 1935 में लिखी गई है कामायनी, तो बी, तो इससे बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके रचनाकार देख लेते हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त। कामायनी प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की। कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती की है और उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि निशा से प्रणय के लिए, निशा से प्रणय नहीं, निशा से मिलने के लिए, सॉरी, निशा से मिलेंगे तो पत्र भेजेंगे और पत्र का जाल फेंकेंगे, मतलब कि, तो ये क्या है, निशा, फिर मिलन यामिनी, फिर प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। ये डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। निशा निमंत्रण 1938 में लिखी गई थी
अगर आपको सन याद हो रहे हैं तो उससे याद कर सकते हैं या फिर ट्रिक से याद कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन की ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रम कौन सा है। मोस्टली हरिवंश राय बच्चन का क्रम पूछा जाता है। मिलन यामिनी जो है वो 1950 में लिखी गई है। प्रणय पत्रिका जो है वो 1955 की है। और जाल समेटा जो है वो 1973 की है। तो ट्रिक याद कर सकते हैं, निशा से मिलने के लिए पत्र का जाल, या फिर 1938 में निशा निमंत्रण है। मिलन यामिनी 1950 की है। प्रणय पत्रिका 1955 की है। जाल समेटा 1973 की है। इस तरीके से क्रम लगा सकते हैं। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम लगाना है। मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। तो जो मधुबाला है ये 1936 की है। प्रलय की छाया जो है, प्रलय की छाया 1925 की है। पटकथा 1972 में लिखी गई है। धूमिल की है ये रचना। और असाध्य वीणा जो है 1961 की है और ये अज्ञे की है। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की है 1936 में। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की 1925 में। तो प्रलय की छाया सबसे पहले लिखी जाएगी। प्रलय की छाया ऑप्शन जो है सी और डी में से कोई होगा। फिर उस 25 के बाद 36 मधुबाला, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। पटकथा 1972 सबसे लास्ट में आएगी और असाध्य वीणा 1961 ये 3 नंबर पे आ जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन फिर से उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा गया है। उपन्यास हैं दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो दिव्या जो है ये दिव्या 1945 में लिखा गया है। और इसके रचनाकार हैं यशपाल। जहाज का पंछी 1954 का है। पेन नहीं चल रहा है ठीक से, 1 मिनट। दिव्या 1945 का है। अब क्या हो गया? दिव्या 1945 का है। जहाज का पंछी 1954 में लिखा गया है। अमृत और विष 1966 का है। पहला पड़ाव 1987 का है। तो सबसे पहले ये तो पहला ही ऑप्शन सही क्रम में लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम बताना है। परिंदे, राजा निर्बसिया, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। तो परिंदे जो है ये निर्मल वर्मा की कहानी है और 1960 की लिखी हुई है। 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। राजा निर्बसिया जो है वो 1957 में हुआ था। उसने कहा था ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। और इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और एक टोकरी भर मिट्टी ये 1901 की है और इसके रचनाकार हैं माधवराव सप्रे। तो सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी आ जाएगी 1901 की। डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा किसी में सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है। उसके बाद 1915 की उसने कहा था आ जाएगी। फिर राजा निर्बसिया आ जाएगी जो कि कमलेश्वर ने लिखी है। परिंदे निर्मल वर्मा की 1960 की सबसे लास्ट में। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। ए
कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। तो जो कला का जोखिम है ये 1981 की है। आस्था और सौंदर्य ये 1961 का है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 की है। और अशोक के फूल जो है ये 1948 का है। तो 1942 का सबसे पहले आएगा श्रृंखला की कड़ियाँ। तो सी नंबर ऑप्शन में सबसे पहले है 1942 का श्रृंखला की कड़ियाँ। फिर 1948 का अशोक के फूल। फिर 1961 में लिखा गया 1961 में आस्था और सौंदर्य। और कला का जोखिम 1981 का सबसे आखिरी में। तो इस तरीके से आज मैंने 26 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।